हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। सेल बायोलॉजी चालू कर रखी थी। सेल के ऑर्गन हम पढ़ रहे थे। लगभग 5 या 6 सेल ऑर्गन में पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाई, और एक हमने पढ़ा लास्ट क्लास में रिक्तिका। आज की जो क्लास रहेगी वो भी कोशिका का अंग ही है, और वो कोशिका का अंग कौन सा है? राइबोसोम। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान देना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि राइबोसोम किस प्रकार का ऑर्गन है। किस प्रकार का मतलब कोशिका के कुछ अंग ऐसे हैं जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, कुछ अंग ऐसे हैं जिनके चारों तरफ एकल झिल्ली मतलब सिंगल लेयर्ड है, लेकिन राइबोसोम उनमें से नहीं है। राइबोसोम ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन ऑफ सेल। राइबोसोम के चारों ओर कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ये झिल्ली रहित अंग है। ये कैसा अंग है? झिल्ली रहित अंग मतलब साफ साफ है, इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। इसकी डिस्कवरी की बात करें, मतलब इसकी खोज किसने की? देखो, इसकी खोज की थी क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। किसने? क्लोड। और एक और साइंटिस्ट हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। क्लोड ने इसकी खोज की थी, लेकिन कुछ किताबें क्या बताती है कि राइबोसोम की खोज की थी रॉम्बिसन एवं ब्राउन ने। रॉम्बिसन एवं ब्राउन ने, आपको दोनों याद करना है। रॉम्बिसन और ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम को देखा, और किस में देखा? एक पेड़ आता, सेम का पेड़, सेम का प्लांट आता ना, तो सेम के पेड़ की जड़ों में, यानी कि सेम की जड़ों की कोशिका में, सेम की जड़ों की कोशिका में रॉम्बिसन एवं ब्राउन ने सबसे पहले देखा था किसको? राइबोसोम को। लेकिन इसका नामकरण, इसका जो राइबोसोम नाम दिया, दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है, मतलब राइबोसोम का नामकरण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? उस वैज्ञानिक का नाम है पेलाडे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? पेलाडे। खोज क्लोड रॉम्बिसन ब्राउन किसमें की? सेम की जड़ों की कोशिकाओं में, सेम प्लांट की जड़ों की कोशिकाओं में। राइबोसोम नाम किसने दिया? पेलाडे ने, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी इसकी बेसिक डिटेल लेकर, एज ए डिस्कवरी, एज ए मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना कैसे होती है, और एक पढ़ेंगे राइबोसोम का कोशिका में क्या काम है। लेकिन सॉरी, उससे पहले ये बता दूं कि राइबोसोम किस किस में पाया जाता है, मतलब उपस्थिति और उपस्थिति नहीं पढ़ी है। अगर बात करें प्रेजेंस की, किसकी बात करें? प्रेजेंस की, तो ध्यान देना, राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिका में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगा प्लस यूकैरियोटिक, दोनों प्रकार की सेल्स में प्रेजेंट है राइबोसोम, ठीक है। अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम हमने पढ़ा था ना, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की है? 2। एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो याद करो, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर वो जो कण पाए जाते हैं, वो कण किसके थे? याद आया? याद आया, बिल्कुल। वो कण किसके थे? राइबोसोम के कण थे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? RER के ऊपर, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। ये सिर्फ किसकी बात है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स की बात है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम RER की सरफेस पर पाया जाता है, जबकि अगर बात करें ना अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रोकैरियोटिक में तो पाई नहीं जाती, एब्सेंट होती है ना प्रोकैरियोटिक में।
ठीक है, तो दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, यहां तक कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं में भी राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन ये फर्क याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम अलग टाइप का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम अलग टाइप का होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? RER के ऊपर, ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है ऑन RER, ठीक है। अब पढ़ते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर। ओके, so now we will study of structure of the ribosome. संरचना। ओके, देखो राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है और वो दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो है RNA, एक तो है RNA और एक चीज है प्रोटीन। राइबोसोम कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से, एक RNA और एक प्रोटीन। RNA आप जानते हो, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दो स्ट्रक्चर है, एक तो RNA है और एक प्रोटीन है। इन दोनों का कॉम्बाइन या इन दोनों का यू बोल सकते हैं एक एडिशन होता है, कौन? राइबोसोम। इन दोनों से तैयार होता है। अब देखो कैसे तैयार होता है, सुनना ध्यान से। राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल कौन कौन सी, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में अलग अलग राइबोसोम होते हैं, दोनों में अलग अलग राइबोसोम। एक राइबोसोम 70S और एक राइबोसोम 80S। तो ये चीज में हमें पढ़नी पड़ेगी यहां से। राइबोसोम दो टाइप के हैं, सुना। ये राइबोसोम के जो प्रकार आ रहे हैं ना, वो भी हमें स्ट्रक्चर में पढ़ना है साथ साथ। दो टाइप के राइबोसोम है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। एस का मतलब एक यूनिट है स्वेडबर्ग। एस का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग, ये वैज्ञानिक का नाम है। ये एस का मतलब यूनिट है, अब पढ़ो समझ में आ जाएगा। तो राइबोसोम दो टाइप के हैं। अब सुनना ध्यान से, जो 70S राइबोसोम है ना, वो तो कौन सी कोशिका में पाया जाता है? 70S राइबोसोम वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ओके, और जो 80S राइबोसोम है वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। बात समझ में आई? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रत्येक राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब आप सोचोगे सर राइबोसोम तो RNA प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल इनसे बना होता है। पढ़ो समझ में आ जाएगा। प्रत्येक राइबोसोम दो उप इकाइयों से, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और अगर 70S राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम में दो इकाइयां कौन सी है? सुनना, एक इकाई है 50S और एक इकाई है 30S। ऐसे अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो एक इकाई है 60S और एक इकाई है 40S। हाँ, अब यहाँ पर आप मैथमेटिक्स लगाने मत बैठ जाना कि सर 60 + 40 ये तो 100 होता है और इधर 50 + 30 ये तो 80 होता है। नहीं, यहाँ पर मैथ से लॉजिक नहीं है। देखो जो 70S राइबोसोम है ना, वो दो उप इकाइयों से बना हुआ है। इसकी बड़ी उप इकाई तो कौन सी है? 50S। छोटी उप इकाई कौन सी है? 30S। ऐसे ये वाला जो राइबोसोम है ना, ये भी दो उप इकाइयों से बना होता है। अब वो जो उप इकाइयां है ना, वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन की बनी होती है, RNA की बनी होती है, ठीक है। 80S राइबोसोम में बड़ी उप इकाई किसकी है? सॉरी कौन सी है? 60S। और छोटी उप इकाई कौन सी है? 40%। अब ध्यान दे लो, ये जो दोनों उप इकाइयां है ना, ये उप इकाइयां बनी होती है RNA से। किससे बनी होती है? RNA से। और ये दोनों इकाइयां जुड़ी किससे होती है? प्रोटीन से। ये तो मैंने बोला।
कि राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए का, जुड़ा हुआ किससे रहता है, प्रोटीन से। तो ये जो दो इकाइयां है ना, 50 वाली बड़ी होती है, 50 वाली बड़ी, इसमें 30 वाली छोटी, ओके। इसमें 60 वाली बड़ी और 40 वाली छोटी। जैसे क्वेश्चन आया ना कि 80S राइबोसोम में बड़ी पाली कितने की होती है, तो आप बोलोगे 60S की। 70S राइबोसोम में बड़ी पाली कितने की होती है, 50S की। छोटी कितने की होती है, 30S की। इसमें छोटी कितने की होती है, 40S की। तो ये हम आराम से बता सकते हैं। ये जो इकाइयां है ना, ये इकाइयां, ये किसकी बनी होती है, आरएनए की। किसकी बनी होती है, आरएनए की। लेकिन ध्यान रखना 80S में 60 40, 70S में 50 30। 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में। 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब हमें क्या करना है, इन इकाइयों को जोड़कर पूरा राइबोसोम तैयार करना है, ठीक है। अब देखना, ये जो बड़ी इकाई होती है ना, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है गुंबद की तरह, गुंबद की तरह। इसका आकार कैसा होता है, गुंबद। जो डोम लाइक स्ट्रक्चर आती है ना, आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर, या किसी मस्जिद के ऊपर ये वाली जो स्ट्रक्चर आती है ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको गुंबद बोलते हैं। और बड़ी तो होती है गुंबद की तरह, और छोटी होती है अंडाकार, छोटी होती है ओवल शेप के अंदर। अब इन दोनों उप इकाइयों को जोड़कर हमें क्या करना है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। ठीक है। अब इसलिए बताना जरूरी था कि राइबोसोम दो उप इकाइयों का बना होता है। अब हमें डायग्राम बनाना है, चाहे आप 70 बनाओ चाहे 80S राइबोसोम बनाओ, वो स्ट्रक्चर एक ही टाइप की होती है। देखो, मान लो ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है, ये छोटी उप इकाई। ये मान लो कौन सा राइबोसोम है, ये फिगर है 80S राइबोसोम। ये डायग्राम किसका बनाया मैंने, 80S राइबोसोम। ये बड़ी पाली, ये छोटी पाली। और 80S राइबोसोम में बड़ी पाली कितने की होती है, 60S की। कितने की, 60S की। और छोटी पाली कितने की होती है, 40S की। अब देखो, ये दोनों उप इकाइयां है ना, वैसे आप देखोगे ना, तो ये दोनों, यहाँ तो मैंने दोनों उप इकाइयों को जोड़ रखा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दोनों उप इकाइयां कोशिका द्रव में अलग अलग पड़ी रहती है। ये अलग पड़ी रहती है कोशिका में, ये अलग पड़ी रहती है। लेकिन राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन बनाना। जैसे ही प्रोटीन बनने का टाइम आता है, जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण का टाइम आता है, तो ये दोनों उप इकाइयां क्या करती है, ये दोनों उप इकाइयां आरएनए से जुड़कर, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो एक आरएनए है एमआरएनए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, एक ऐसा आरएनए जो हमारी बॉडी में संदेश पहुंचाता रहता है। तो ये उप इकाइयां जो कोशिका द्रव में अलग अलग पड़ी हैं, ये क्या करती है, इस आरएनए से जुड़ जाती है। मान लो कोशिका पड़ी, ऐसे सुनना ध्यान से, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, एक इकाई इधर पड़ी है, एक इकाई इधर पड़ी है, और मान लो ये आरएनए है। ये आरएनए क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, एक आरएनए इससे जुड़ जाएगा और ये पास पास आ जाएगी। मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, आरएनए। लेकिन ये दोनों उप इकाइयां कब जुड़ती है, जब प्रोटीन बनाने का समय आता है, जब प्रोटीन संश्लेषण का समय आता है, तब ये दोनों उप इकाइयां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। देखो कैसे, दोनों उप इकाइयां किससे जुड़ी, एमआरएनए से, और आगे पास पास ऐड हो गई। ठीक है। इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने के लिए देखो, जो एमआरएनए है ना, उसने तो इनको पास पास ला दिया, लेकिन इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम कौन करता है, आप ये बता सकते हो। ये उप इकाइयां किसकी बनी हुई है, आरएनए की। ये दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम कौन करेगा, प्रोटीन। कौन करेगा, प्रोटीन। तो ये देखो, ये प्रोटीन की चेन है, ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसी प्रोटीन की वजह से दोनों उप इकाइयां जुड़ी रहती हैं। ये लो, ये क्या है,
प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। और ये दोनों इकाइयां किसकी बनी हुई है? ये वैसे तो प्रोटीन आरएनए की होती है, लेकिन जब मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाती है तो हम ये मान लेते हैं दोनों उप इकाइयां किसकी बनी हुई है? आरएनए से बनी हुई है। और इन दोनों को जोड़ने का काम किया है इस प्रोटीन की चेन ने, इस प्रोटीन की चेन ने। अब ध्यान रखना, इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ना, इन दोनों उप इकाइयों को अलग करना, ये कंट्रोल करता है कौन? मैग्नीशियम आयन। कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पर पाया जाता है Mg+ आयन, सॉरी Mg+2 आयन। ये मैग्नीशियम आयन ही ये निर्धारित करेगा कि इनको कब जोड़ना है, इनको कब अलग करना है। फिर आपको इसको तो प्रोटीन जोड़ रहा है, प्रोटीन से तो ये जुड़ेगी, प्रोटीन से तो ये चिपकेगी, लेकिन इनको चिपकाने का जो काम करेगा, इन पर जो कंट्रोल कर रहा है ना कि इनको जोड़ो, इन पर जो ऑर्डर चला रहा है, वो काम किसका होता है? मैग्नीशियम आयन का। तो ऐसे राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। और अगर आप सब तरह से राइबोसोम बनाना चाहो, देखो वैसे ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन, ये लो, अगर ये फिगर किसका है? 70S राइबोसोम, ठीक है। ये भी दो उप इकाइयों से बना हुआ है। ये अब 70S राइबोसोम में बड़ी उप इकाई कितने की होती है? 50S की। छोटी कितने की होती है? 30S की। बस ये क्या है? आरएनए। ये क्या है? प्रोटीन की चेन, प्रोटीन चेन है, जुड़ा किससे है? मैग्नीशियम आयन से। बस ये स्ट्रक्चर है किसकी? राइबोसोम की। समझ में आ गई होगी बात। अब राइबोसोम का जो मेन काम होता है, राइबोसोम काम क्या करता है? राइबोसोम एक ही काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। क्या काम करता है राइबोसोम? प्रोटीन का संश्लेषण। ये राइबोसोम का काम है। अगर इसके कार्य की बात करें हम, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये राइबोसोम की डिटेल थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली एक लास्ट टॉपिक है कोशिका का, लास्ट, और वो है तारकाय। वो भी पढ़ लेते हैं। तारकाय लास्ट एंड फाइनल टॉपिक कौन सा है? तारक काय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द सेल बायोलॉजी एंड द सेल ऑर्गन्स। सो वी विल स्टडी नाउ ऑफ द सेंट्रोसोम। देखो तारकाय हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात, तारकाय भी एक झिल्ली विहीन अंग है। इसके चारों तरफ भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये भी कैसा ऑर्गन है? झिल्ली विहीन अंग। कैसा अंग है? झिल्ली विहीन अंग। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसको किसने खोजा? तो देखो तारकाय की खोज की थी टी बावेरी ने, टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने। चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? टी बावेरी ने। इसकी प्रेजेंस की बात करें, तारकाय ओनली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, साथ ही साथ सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्या है? प्रेजेंट। बाकी ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या है? एब्सेंट। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो वैसे भी नहीं है। पर बात करें अगर यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी सिर्फ किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। हमारे अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। पेड़ पौधों में, प्लांट सेल में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। इसका काम कोई और स्ट्रक्चर संभालती है। देखो ये तारकाय है। अब हमें क्या पढ़ना है? तारकाय की स्ट्रक्चर, तारकाय की संरचना। देखो
वैसे तारकाई भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल के अंदर। संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो एक तारकाई में 2 तारक केंद्रक होते हैं। अगर एक तारकाई की बात करें ना तो एक तारकाई में 2 तारक केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब मैं एक तारक केंद्र की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एक तारकाई में कितने तारक केंद्रक होते हैं? आप सोच रहे हो सर क्या है तारक केंद्रक? अभी पढ़ोगे पता लग जाएगा। 2 तारक केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब ये दो तारक केंद्रक है। मैं एक की स्ट्रक्चर समझा देता हूं, दूसरा भी वैसा ही होता है। तो ये तारक केंद्र, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तारक केंद्रक, तारक केंद्रक, सेंट्रियोल इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल। अब जो तारक केंद्रक है ना, तो देखो तारक केंद्रक में क्या होता है? तारक केंद्रक के मध्य में, तारक केंद्रक का जो मिड पॉइंट होता है ना, जो मध्य बिंदु होता है, उसको बोला जाता है हब या छड़। हब या छड़। तो देखो ये है, इसको नाम बाद में लिख देंगे। ये तारक केंद्र का बीच वाला बिंदु है। अब इस ये जो तारक केंद्रक है, इसके चारों तरफ कुछ तंतु जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे। सॉरी, ये तो छोटा बन गया, बड़ा बनाते हैं। ये तो बीच वाला पॉइंट जिसको हब बोल सकते हैं या छड़ बोल सकते हैं। अब इसके चारों तरफ ऐसे तंतु, ये लो। अभी जो बीच का पॉइंट है ना, ये क्या है? हब या छड़। पढ़ क्या रहा है? समझ में आ रहा है? तारक केंद्र की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तारकाई में ऐसे 2 तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, इस तारक केंद्र का मिड पॉइंट तो क्या होता है? हब या छड़। अब इसके चारों तरफ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ना, ये क्या है? ये तंतु है। ये क्या है? तंतु है। अब ये जो तंतु है ना, इन तंतुओं से, प्रत्येक तंतु से 3-3 सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं। 3-3 सूक्ष्म नलिकाएं, ऐसे जैसे मान लो 3 सूक्ष्म नलिकाएं, 1 2 3। अब इस सूक्ष्म नलिका, इन सूक्ष्म नलिकाओं का सिर्फ आगे का भाग आपको नजर आ रहा है, बाकी ये सूक्ष्म नलिकाएं ऐसे परिधि की तरफ होती है, ऐसे। ये एक, मतलब एक जोड़े में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं? 3। ऐसे 3-3 सूक्ष्म नलिका प्रत्येक तंतु में जोड़ना है। और ध्यान रहे, आपको सिर्फ इन सूक्ष्म नलिकाओं का आगे का भाग नजर आएगा, बाकी ये पीछे तक परिधि की तरफ होती है। जैसे इस मार्कर का आगे का भाग नजर आ रहा है ना, ये पीछे तक निकला हुआ है, ऐसे। तो हमें क्या करना है? ये जो लाइन है ना, यहाँ पर 3-3 ये सूक्ष्म नलिकाएं जोड़ना है। ये लो, ये सूक्ष्म नलिका यहाँ पर, ये सूक्ष्म नलिका यहाँ पर, ये सूक्ष्म नलिका, ये सूक्ष्म नलिका का जोड़ा, 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 और फाइनली ये सूक्ष्म नलिका का जोड़ा। तो बताओ, एक जो जोड़ा आ रहा है सूक्ष्म नलिका, उसमें कितनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं? 3। और सूक्ष्म नलिकाओं के कितने जोड़े बन गए? 9। तो ऐसा मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, 9+3 का रेशियो। 9+3 देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जोड़े हो गए। और प्रत्येक जोड़े में कितनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं? 3 + 2 का मतलब होता है 2 तारक केंद्रक। तारक केंद्र कितने होते हैं? 2। वो मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक ही स्ट्रक्चर, वो आप समझ सकते हो, दूसरा क्यों बना रहा मैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये तो क्या है? सूक्ष्म नलिका। और ये क्या है? तंतु। ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। अब देख लो,
ये जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल की कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये तारक केंद्रक है। इस तारक केंद्र को अगर दूर से देखा जाता है ना, तो ये दूर से देखने पर तारक केंद्र कैसा लगता है, जैसे कोई बैलगाड़ी का पहिया लग रहा है ना, बैलगाड़ी का पहिया। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है तारक केंद्र की। एक तारक केंद्रक इसके साथ दूसरा तारक केंद्रक जब मिल जाता है तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है किसकी, तारक की। किसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, तारक की। अब क्या बच रहा हमें, अब पढ़ना है तारक के कार्य। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो तारक के कार्य, पहला काम, तारक का पहला काम ये है कि कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा काम, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। देखो कोशिका विभाजन में हेल्प कैसे करता है। ये वैसे तो एक बड़ा टॉपिक है कोशिका विभाजन के समय। अब ये हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हो, जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन दो तरीके से चलता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो इस केंद्रक में गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ऐसा एक गुणसूत्र का जोड़ा ऐसा होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ऐसा, ठीक है। तो तारक का में ये जो ऐसे गुणसूत्रों के कितने जोड़े बन जाते हैं, ऐसे गुणसूत्रों के 23 जोड़े बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो तारक के तारक केंद्रक है ना, कोशिकाओं में ऐसे ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, इनसे ये ऐसे तरकु तंतु निकलते हैं और ये इस गुणसूत्र के जोड़े को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ऐसे ये कोशिका विभाजन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोशिका विभाजन में सहायता कर रहे हैं। और इनका जो दूसरा काम है वो है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। शुक्राणु जो नर युग्मक होता है, पुरुषों के अंदर जो नर युग्मक होता है, देखो ऐसे, ये शुक्राणु स्ट्रक्चर है। ये तो एक्रोसोम है, ये शुक्राणु का सिर है, ये तो किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का। ये शुक्राणु का बीच वाला पार्ट हो गया। और ये है शुक्राणु की पूंछ। और ये जो शुक्राणु की पूंछ है ना, ये किससे बनी होती है, शुक्राणु की पूंछ बनी होती है सेंट्रोसोम से। किससे, तारक काय से। ये लो, ये तारक काय की डिटेल भी क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। तो सेल बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट चलता है बायोलॉजी का, जो हमने काफी डिटेल से पढ़ा है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। एक एक सेल ऑर्गन को मैंने ढंग से क्लियर किया है, उनकी स्ट्रक्चर से लेकर, ठीक है, उनकी बेसिक डिटेल से लेकर उनके फंक्शन तक मैंने इनको डिस्क्राइब किया है। अच्छा पेश किया आप लोगों के सामने। बस फाइनली इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। मैं बार बार यही कह के जाता हूँ लास्ट टॉपिक, लेकिन कोशिका अनकम्प्लीट है, इनमें कोई तो कोशिकाएं क्या हो चुके, कंप्लीट। कोशिका का एक लास्ट का पार्ट बच रहा है। याद करो मैंने बताया था कोशिका को 4 भागों में बांटा है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव। तो ये 3 टॉपिक तो क्लियर। एक लास्ट है केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।